अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ हिस्ट्री। अफगानिस्तान के गजनी शहर से उठकर महमूद गजनवी फतह पर फतह हासिल करता चला गया और भारत तक पहुंचकर भारत में मुस्लिम हुकूमत की आहट पैदा कर दी। महमूद गजनवी के बाद उसी अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी निकला, जिसने गजनवी सल्तनत को खत्म कर अपनी गौरी सल्तनत कायम कर ली। मोहम्मद गौरी ने भारत की तरफ फुतुहात का ऐसा सिलसिला चलाया कि भारत का सबसे ताकतवर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान भी मोहम्मद गौरी को ना रोक सका। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरह पहले मोहम्मद गौरी तराइन की पहली जंग में पृथ्वीराज चौहान से हारता है और अगले ही साल तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी उत्तरी भारत के इलाकों को फतह करता चला जाता है। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है तो गौरी सल्तनत मोहम्मद गौरी के 3 अहम गुलामों ताजुद्दीन यिल्दिज, नसीरुद्दीन कबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक में बंट जाती है। ताजुद्दीन यिल्दिज के हिस्से में गजनी का इलाका आता है, कबाचा को पाकिस्तान का मुल्तान इलाका मिलता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तरी भारत के कई इलाके मिल जाते हैं। इन तीनों के अलावा मोहम्मद गौरी का एक और सिपह सलार था, बख्तियार खिलजी। ये गुलाम नहीं था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को फतह किया और वहीं अपनी अलग हुकूमत कायम कर ली। हम हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत को देख रहे हैं, इसीलिए हम ताजुद्दीन यिल्दिज और नसीरुद्दीन कबाचा की बात ना करके सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। (1192) की तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी अपने सबसे चहीते सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान के उत्तरी इलाकों की हुकूमत सौंपकर वापस अफगानिस्तान चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने मालिक मोहम्मद गौरी के नक्शे कदम पर चलकर भारत में मुस्लिम हुकूमत कायम करने में मशगूल हो जाता है। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? कैसे एक गुलाम ने भारत में दिल्ली सल्तनत कायम की और अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े से कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या वास्ता था? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान इलाके में हुआ था। यह तुर्क कबीले से था। बचपन में ही कुछ ऐसा होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने परिवार से अलग हो जाता है और गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। ईरान के बाजार में एक काजी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेते हैं और उसको तीरंदाजी और घुड़सवारी सिखाते हैं। कुछ ही वक्त बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इतना जबरदस्त तीरंदाज, घुड़सवार और बहादुर जाबाज बनकर उभरता है कि काजी के बेटे उसको गजनी लाकर मोहम्मद गौरी को बेच देते हैं। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक की सलाहियतों को देखकर उसे अपना करीब तरीन गुलाम बना लेता है। आप कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी सुनते जाइए कि कैसे एक गुलाम कहां से कहां तक पहुंचता चला जाता है। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की ईमानदारी और वफादारी को देखकर उसे शाही अस्तबल का अधिकारी बना दिया, जिसे अमीर आखुर के नाम से जाना जाता था। कई सालों तक कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ों के अस्तबल को संभालता रहा और एक सिपह सालार की हैसियत से भी वह हर जंग में मोहम्मद गौरी के साथ रहता। एक बार मोहम्मद गौरी अपने गुलामों को इनाम बांट रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में जो इनाम आया उसे उसने अपने गरीब गुलाम साथियों में बांट लिया। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने जब ये माजरा देखा तो कुतुबुद्दीन ऐबक की दरियादिली से खुश होकर उसे गुलामों का भी सरदार बना दिया। 1192 की तराइन की दूसरी जंग के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजपूतों से जीते गए इलाकों का गवर्नर बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपना गढ़ बनाया और मेरठ व बारा को फतह कर लिया। एक बार सन 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के बुलावे पर गजनी चला जाता है। ऐबक की गैर मौजूदगी में भारत में पृथ्वीराज चौहान का भाई हरी राजा ऐबक के जीते हुए कुछ राजपूती इलाकों पर कब्जा कर लेता है। मगर जब कुतुबुद्दीन ऐबक वापस हिंदुस्तान लौटता है तो हरी राजा के खिलाफ ऐसी जंग करता है कि हरी राजा पूरी तरह शिकस्त खाता है और अपनी हार को बर्दाश्त न करते हुए हरी राजा आत्महत्या कर लेता है। ये थे राजपूती राजा
जो हारते ही बुज़दिलों की तरह आत्महत्या कर लेते थे। असल में राजपूत राजाओं की शानो शौकत झूठ मूठ की शानो शौकत है। राजपूती राजाओं को जब तक कोई असली मर्द मुजाहिद ना मिला था तब तक ये बहादुर थे, मगर जैसे ही मोहम्मद गौरी जैसा मर्द मुजाहिद मिला तो ये कभी खड़े ना हो पाए। हार जाते तो आत्महत्या कर लेते, अपनी औरतों को भी आग में कूदकर आत्महत्या करने पर मजबूर करते। मुगलों से लड़ना ना पड़े इसलिए अपनी औरतों की शादियां मुगलों से करा देते। सच कहूँ तो राजपूती राजाओं की बहादुरियां सिर्फ किस्से कहानियों और फिल्मों में मिलती है, असल इतिहास में नहीं। खैर, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखता है और भारत के शक्तिशाली हिंदू साम्राज्यों चहमांस, गढ़वाल्स, चालुक्याज और चंदेलों को अकेले ही शिकस्त देता चला जाता है और अपनी सल्तनत का दायरा बढ़ाता चला जाता है। सन 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने माउंट आबू में चालुक्य सेना को हरा दिया। इस सेना का राजा था भीम द्वितीय। ये वही भीम द्वितीय था जिसने 1178 में अनहिलवाड़ा में कसारदा की जंग में मोहम्मद गौरी की छोटी सी सेना को हराकर अपने आप को भारत का सम्राट समझ लिया था। ठीक 20 साल बाद 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को हराकर मोहम्मद गौरी की हार का बदला लिया। राजा भीम द्वितीय कुतुबुद्दीन ऐबक का सामना नहीं कर पाया और डरकर शहर छोड़कर भाग गया। ये भी राजपूती राजा था। 1197-98 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर प्रदेश के बदायूं को फतह किया और गढ़वालों की राजधानी वाराणसी पर भी फतह हासिल की। 1198-99 में चंदावर और कन्नौज पर भी अपना अधिकार जमा लिया। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मोहम्मद गौरी के सिपहसालार यानी सेनापति की हैसियत से हुक्मरानी कर रहा था। मगर मोहम्मद गौरी की मौत के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान ना कहकर मोहम्मद गौरी का गुलाम ही कहा और कहा कि मैं सुल्तान मोहम्मद गौरी का सिपहसालार हूँ, ना कि कोई सुल्तान। जरा इस वफादारी का अंदाजा लगाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी अलग रियासत कायम कर ली थी, मगर फिर भी मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसने मोहम्मद गौरी की जगह लेने की कोशिश नहीं की। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक यानी राजा कहा जाने लगा। भले ही वो हुक्मरान था, मगर कागजी तौर पर वह एक गुलाम था और गुलाम होते हुए वह वो सारे काम नहीं कर पाता था जो एक सुल्तान कर सकता था। इसलिए अब उसे इस गुलामी से आजाद होने की जरूरत महसूस हुई। चूंकि वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी मर चुका था, इसलिए अब मोहम्मद गौरी का कोई रिश्तेदार ही कुतुबुद्दीन ऐबक को आजाद कर सकता था। अतः 1208-9 में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिया और अब कुतुबुद्दीन ऐबक एक आजाद हुक्मरान बना और अपने आप को सुल्तान कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसीलिए भारत में उसकी सल्तनत को गुलाम सल्तनत, गुलाम वंश या ममलूक सल्तनत कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खां भी कहा जाता था। लाख बख्श इसलिए क्योंकि वो इतना दरिया दिल इंसान था कि गरीबों में एक साथ लाखों रुपए खैरात कर देता था और कुरान का इतना शानदार कारी था कि उसकी आवाज में कुरान की आयतें सुनने वाले लोग रो पड़ते थे, इसीलिए उसे कुरान खां भी कहा गया। कई लोग सोचते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर बनवाई थी, जबकि ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनवाई थी और इसे 1192 की तराइन की जंग की फतह की निशानी के तौर पर बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में कुतुब मीनार आधी ही बन पाई थी। बाद में ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने इसे थोड़ा और बनाया और आखिर में फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ये एक मस्जिद थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जब मोहम्मद गौरी अजमेर से गुजर रहा था, तब उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक मस्जिद बनवाने का हुक्म दिया, मगर ये मस्जिद पूरी ना बन पाई और इसका काम सिर्फ 60 घंटे यानी तकरीबन 2.5 दिन ही चल पाया।
इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली सल्तनत 1206 से 1210 तक ही चली। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है और एक मजबूत मुस्लिम हुकूमत कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में ही खड़ी हो पाई थी। 1210 में चौगान यानी घोड़े पर बैठकर पोलो खेलने जैसा खेल खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर जाता है और उसकी पसलियां टूट जाती हैं, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक की वही मौत हो जाती है। ऐबक अपना कोई जानशी मुकर्रर नहीं कर पाता है, इसीलिए गुलाम सल्तनत के सरदार मिलकर आराम शाह को अपना सुल्तान चुन लेते हैं। मगर आराम शाह ज्यादा वक्त तक सल्तनत को संभाल नहीं पाता है और सल्तनत के सरदारान उसे हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुलाम कमांडर इल्तुतमिश को अपना सुल्तान चुन लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आराम शाह और फिर इल्तुतमिश की हुक्मरानी पर बात करेंगे।